नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। और बच्चों, सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं और सेकंड लेक्चर भी पूरा हो चुका है, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्शन एंड फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से देख लिया हुआ है। एंड जो oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, मतलब शुक्राणु जनन और अंड जनन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी देख लिया है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक बार मैं रिकैप करवाऊंगी जो हमने ये देखा था। ये प्रोसेस है आपका अंड जनन का प्रोसेस है। इसके पहले शुक्राणु जनन का प्रोसेस हमने देख रखा था कि अब शुक्राणु जनन और अंड जनन का मतलब क्या होता है। अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको अंड जनन कहते हैं। शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको शुक्र जनन कहते हैं। सो एक बार वापस से रिवाइज कराऊंगी मैं क्या प्रोसेस है, ताकि ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, चलो देखिए, ये है आपका oogenesis। oogenesis का मतलब होता है अंड जनन। अंड जनन oogenesis में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि क्या होता है। मादर रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक जोड़ी, एक अंग पाया जाता है जिसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय कुछ इस तरीके से आपको एक संरचना दिखाई देगी, यहाँ पर इस तरीके से दोनों तरफ। और ये जो है ये एक ऐसे नली से यहाँ से इस तरीके से ये एक फिगर हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपकी अंडवाहिनी, ओविडक्ट जिसको कहते हैं। और ये है आपका गर्भाशय। और ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय में यहाँ पर क्या है, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको फिंगब्री कहते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है, ये हिलता है इस तरीके से, कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब संकुचन करता है। जब ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करता है तो यहाँ पर जो अंडाशय आपका बना, इसी में क्या बनता है, अंडाणु, नॉट अंडाशय, अंडाणु बनता है। क्या बना, अंडाणु बनता है। अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है oogenesis या अंड जनन कहते हैं। अंडाणु यहाँ पर बना तो ये आकर के क्या करता है, यहाँ से इसके माध्यम से, फिम्बरी के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब में जाता है, यानी अंडवाहिनी में जाता है। अंडवाहिनी में ही क्या होता है, आपका निषेचन होता है। इसी भाग में क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है। कौन से वाले भाग में फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये वाला जो भाग होता है इसको, मिडिल पार्ट को हम एम्पुला बोलते हैं। अंडवाहिनी के मिडिल पार्ट को एम्पुला कहा जाता है। इस वाले भाग को हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। और इधर वाला जो भाग होता है इसको इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि एम्पुला और इस्थमस वाले भाग में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हमें क्या जानना है कि जो अंडाणु बनता है, ओवम जो बनता है, वो कहाँ पर बनता है, अंडाशय में बनता है। ओवम कहाँ बनता है, अंडाशय में बनता है। अंडाशय में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कोशिका, जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स बोला जाता है। अब यही जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स आपकी माइटोटेट करती हैं, माइटोसिस करती हैं, मतलब कि गुणन प्रावस्था आता है। गुणन का मतलब होता है अपनी कोशिकाओं को ये बढ़ाती हैं। ठीक है, सबसे पहले माइटोटिक फेज से ये गुजरती हैं और क्या बनाती हैं, oogoनियम बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चों, oogoनियम बनाती हैं। अब oogoनियम जो बन गया, oogoनियम में क्या है, अभी आपका क्रोमोसोम नंबर जो है वो द्विगुणित ही है। हमने पढ़ा हुआ है माइटोसिस के बारे में और मियोटिक के बारे में। माइटोसिस को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि समसूत्री विभाजन में कोशिका की जो संख्या होती है वो बढ़ती है और एक मातृ कोशिका से, मदर सेल से 2 पुत्री कोशिका यानी डॉटर सेल्स बनती हैं,
लेकिन क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो नहीं बदलता है। यानी कि अगर मातृ कोशिका द्विगुणित है तो जो डॉटर सेल्स हैं, पुत्री कोशिकाएं हैं, वो भी क्या होंगी, द्विगुणित ही होंगी। क्या होंगी, द्विगुणित होंगी। ठीक है। सो यहाँ पर ये जो आपकी ये जो है आपका जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स है, ये क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा। जो माइटोसिस डिवीजन करके ये क्या बनाएगा, oogoनियम बनाएगा। तो oogoनियम कैसा है, अभी डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। ठीक है। अब जो ये डिप्लॉयड है, द्विगुणित है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे ये प्रोसेस जो हो रहा है हमारा, ये प्रोसेस कब हो रहा है, ये बिफोर बर्थ हो रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ये जो आपके oogoनियम सेल्स हैं, अभी ये माइटोटिक डिवीजन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब एम्ब्रियो वाला फेज़ होता है, भ्रूण अवस्था होती है, और जब भ्रूण जो है वो माता के गर्भ में होता है, उसी समय जो फीमेल बच्चा रहता है, ठीक है, जो मादा बच्ची रहती है, लड़की रहती है माँ के गर्भ में, उसके एम्ब्रियो वाले फेज़ में ही आपके ओवरी में छोटे छोटे फॉलिकल सेल्स बनने लगते हैं। छोटे छोटे लाखों की संख्या में फॉलिकल सेल्स बनने लगते हैं। यही फॉलिकल सेल्स जब प्यूबर्टी की एज आती है, कौन सी एज आती है, प्यूबर्टी की एज आती है, लगभग 11 से 13 वर्ष का जो उम्र रहता है, उसमें ये क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स के प्रभाव में हमारे ये जो फॉलिकल सेल्स होते हैं, पुट्टिका कोशिकाएं होती हैं, ये ग्रोथ कर जाती हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं क्या करेंगी, टाइम टू टाइम ग्रोथ करेंगी और यही क्या बनाएंगी, अंडाणु बनाएंगी। क्या बनाएंगी, अंडाणु बनाती हैं। ठीक है। तो हम ये कौन सा फेज़ देख रहे हैं कि जो हमारे जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं, ये क्या बना रहे हैं भाई, oogoनियम बना रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। तो जो oogoनियम है ये वापस से माइटोसिस करेगा, दोबारा से समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte बनाता है। क्या बनाता है, प्राथमिक oocyte बनाता है। इसमें भी आपका क्रोमोसोम का गुणसूत्र की जो संख्या है वो कितनी होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये आपका क्या हो रहा है, बिफोर बर्थ का हो रहा है। ठीक है। आगे आओ बच्चों, यहाँ पर इसको ध्यान, अभी यहाँ पर नहीं, ये वाला फेज देखिए। यहाँ ये जो है हमारे फॉलिकल सेल्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, बिफोर बर्थ का ये फिगर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। ये हमारा ओव्यूलेशन के टाइम का फेज़ है, जो प्यूबर्टी के टाइम पर चेंजेस आ रहा है। आगे आइए देखिए क्या, प्राइमरी oocyte क्या करता है, फर्दर डिवाइड करेगा। फर्दर डिवाइड करके ये क्या करेगा, आपका बनाएगा सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte फर्दर डिवाइड करके क्या बना देता है, सेकेंडरी oocyte बनाएगा। प्राइमरी oocyte में कैसा डिवीजन हो रहा है, मेयोसिस हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है। एक बना सेकेंडरी oocyte जो कि फंक्शनल होगा, जो कार्यात्मक होगा, एक्टिव होगा, और एक बनता है पोलर बॉडी जो बाद में डीजेनरेट हो जाता है। यहाँ पर हम फर्स्ट पोलर बॉडी इसको कहते हैं, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी oocyte है ये दोबारा से अभी डिवाइड करेगा। ठीक है। मेयोसिस 1 का प्रोसेस हो रहा है। सेकेंडरी oocyte वापस से क्या करेगा, यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, इसी सेकेंडरी oocyte वाली अवस्था में ही फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। जो शुक्राणु है ये सेकेंडरी oocyte को क्या करता है, भेदता है, निषेचन करता है, और निषेचन करके क्या बनाएगा आपका, जब ये निषेचन करेगा तो सेकेंडरी oocyte में एक और डिवीजन होगा, मेयोसिस 2 वाला प्रोसेस होगा, और सेकेंडरी oocyte से क्या बन जाएगा, ootyte बन जाएगा। ootyte बन जाएगा जिसको हम अंडाणु कहते हैं, और एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं पोलर बॉडी। अब ootyte जो बना, यही ootyte क्या करता है, ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड है, तो ये क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, क्योंकि इसमें स्पर्म का भी न्यूक्लियस शामिल होता है। तो ये क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। और ये जो आपका सेकेंडरी पोलर बॉडी बना था ये क्या कर जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा। ये तो कंडीशन हो गया जब आपका स्पर्म क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कर रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होगा, अब यहाँ से देखिए,
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेट्स से कि यहाँ पर स्पर्म इससे फर्टिलाइज नहीं कर रहा है और सेकेंडरी oocyte जो है ये क्या है, अभी आपके मेटाफेज में रुका हुआ है ये प्रोसेस, ठीक है। सेकेंडरी oocyte जो है ये आपके स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं करेगा, निषेचन नहीं होगा, तो क्या होगा, तब आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं, इनके प्रेजेंस में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाता है। ये आपका जो फॉलिकल कवरिंग है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब फॉलिकल कवरिंग टूट जाएगी तो यहाँ से ये जो आपका oocyte है ये क्या हो जाएगा, ये रिलीज़ हो जाएगा। और यही रिलीज़ होकर के क्या करता है आपका एंडोमेट्रियम के साथ में क्या हो जाएगा, ब्लड के फॉर्म में, टिश्यूज़ के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, वेजाइना से बाहर निकल जाता है। और जी आपके फॉलिकल्स रप्चर्ड हो जाते हैं, यही रप्चर्ड फॉलिकल्स आपके क्या बनाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये क्या करता है, ये 2 तरह के स्पेशल हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन और एक होता है मेनली आपका क्या रिलीज़ करता है, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ करता है। ये जो आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये काम करेंगे आपके एंडोमेट्रियम के वॉल को मेंटेन करते रहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब एंडोमेट्रियम का वॉल क्या होने लगता है, टूटने लगता है, क्योंकि इनका जो रिलीज़ होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम जो बना हुआ है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बाद में क्या हो जाएगा, ये भी डीजनरेट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके कॉर्पस एल्बिकैंस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकैंस में। तब ये यहाँ पर क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज़ बहुत कम मात्रा में होंगे, जिससे जो एंडोमेट्रियम होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, टूटने लगती है। और वही जो टूटने का प्रोसेस होता है उसी के साथ में क्या होता है, ब्लड टिश्यूज़ और बाकी चीज़ें वेजाइना के माध्यम से बाहर निकलती हैं। और जो ब्लड बाहर निकलता है इसको हम कहते हैं आपका ऋतुस्राव कहते हैं, आर्तव चक्र आप बोलते हैं, या माहवारी बोला जाता है, या मेंस्ट्रुएशन उस प्रोसेस को कहा जाता है। सो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ से समझाने का मेरा मतलब इसीलिए था कि आपको आगे जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस मैं समझाऊंगी वो चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। आइए आगे मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस समझते हैं। ओव्यूलेशन का प्रोसेस समझ में यहाँ से आ गया है कि ओव्यूलेशन कौन से कंडीशन में हो रहा है। एक सेकेंड, ओव्यूलेशन कौन से कंडीशन में हो रहा है ये बात आपको अभी समझ में आ गई है। देखिए एक और चीज़ अभी जो मैंने आपको कहा, करेक्ट करूँगी मैं यहाँ पे कि ये जो ओव्यूलेशन हुआ ये आपका जो मेच्योर फॉलिकल, यहाँ पर फॉलिकल क्या हो चुका है, मेच्योर हो गया है। चाहे आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने शायद ये बोला था कि यहाँ पर जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब ओव्यूलेशन होता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए कि मेच्योर फॉलिकल जो हो चुका है, अब ये जो फॉलिकल्स हैं आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के प्रभाव से ये फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं और आपका जो सेकेंडरी oocyte होता है वो रिलीज़ होता है। और यही सेकेंडरी oocyte कहाँ पर पहुँचता है, आपके फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। कहाँ पर पहुँचेगा, फैलोपियन ट्यूब में। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फैलोपियन ट्यूब में जब पहुँचा तो उसमें अगर स्पर्म आएगा तो वो क्या करेगा, उसको फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइज कर दिया तो सेकेंडरी इसमें ये मियोसिस होगा, सेकेंड मियोसिस होगा। और अगर फर्टिलाइज नहीं किया तो ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है ये फिर क्या करेगा, ओव्यूलेशन ये फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आएगा एंड यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम वॉल्स होते हैं ये भी टूटती हैं उसी के टाइम पे, और साथ में ये ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। जो ब्लड के फॉर्म में वो बाहर आती हैं वही प्रोसेस हम उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। आगे आइए, मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस को समझने के से पहले थोड़ा सा हम स्पर्म एंड ओवम के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु के बीच में क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो देखो
क्या क्या इसके स्पेशल फीचर्स होते हैं, दोनों को एक साथ ही कंपेयर करके हम देखते चलते हैं। ये है आपके एग सेल और ये है हमारा स्पर्म। तो एग सेल क्या है, अंड कोशिका हम इसको कहते हैं, और स्पर्म को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। तो मोटिलिटी के मामले में चलनशीलता जो होती है, कौन गमन कर सकता है, शुक्राणु जो होता है ये चल युग्मक होता है, मतलब ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकता है। हमने देखा था कि शुक्राणु में पूंछ होती है, ठीक है ना, सेंट्रियोल जो होते हैं वो एक्सियल फिलामेंट बनाते हैं, और जो पूंछ होता है वही शुक्राणु के गमन में मदद करता है, ठीक है। तो शुक्राणु चल युग्मक होता है जिसमें पुच्छ पाई जाती है। अंड कोशिका अचल होती है क्योंकि इसमें कोई पूंछ वगैरह नहीं पाई जाती है। संरचना कैसा है शुक्राणु अंडाणु का, अंडाणु जो होता है वो गोल होता है और इसका केंद्रक जो होता है वो एक ओर स्थित रहता है। शुक्राणु जो होता है वो टैडपोल के समान दिखाई देता है। इसका शरीर जो होता है शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग एवं पूंछ में विभक्त होता है। केंद्रक शीर्ष में उपस्थित होता है। शरीर में गति पूंछ द्वारा होती है। पूंछ इसको क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य जो है वो किसमें कितना पाया जाता है, सो पोषक पदार्थों से युक्त कोशिका द्रव्य बहुत अधिक मात्रा में, किसमें, अंड कोशिका में साइटोप्लाज्म अधिक है न्यूट्रिशन के लिए, और शुक्राणु में कोशिका द्रव्य बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जो केंद्रक के चारों ओर एक पतली परत के रूप में होता है, ठीक है। आगे आइए, सेंट्रियोल आइए, ये इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल स्पर्म में एक्सियल फिलामेंट, पुच्छ फिलामेंट बनाने में काम आता है। अंड कोशिका में सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा कि एग सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, एग सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, जबकि शुक्राणु में सेंट्रियोल उपस्थित होता है। एनवेलप कवरिंग्स, आउटर कवरिंग्स इसमें किसमें कितनी होती हैं, सो एग सेल में विशेष प्रकार की कवरिंग पाई जाती हैं। जो फर्स्ट लेयर होता है उसको हम विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, पीतकी कला कहते हैं इसको। इसके अलावा सेकेंड लेयर इसका जोना पैलिसिडा होता है, बिल्कुल बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा होता है, ठीक है। जो शुक्राणु होता है इसमें केवल कोशिका कला का आवरण ही पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे एग सेल और स्पर्म में, ठीक है। आइए अब देखते हैं हमारा मेंस्ट्रुएशन का जो फेज़ है, कितने फेज़ होते हैं और क्या क्या चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक फीमेल बॉडी में, और क्यों मेंस्ट्रुएशन होता है उसका रीज़न समझते हैं। देखिए बच्चों, हमने अभी डिस्कस किया कि जो आपका अंड जनन की प्रक्रिया है, oogenesis की जो प्रक्रिया है, उसमें किस तरीके से oogenesis हो रहा है। हम ये देखते हैं कि प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है, 11 से 13 साल की टाइम पे जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो उसमें क्या देख रहे हैं कि कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कुछ 2 विशेष टाइप के आपके हार्मोन्स वहाँ पे थे। कौन से हार्मोन्स, उन हार्मोन्स को हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये विशेष प्रकार के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। 2 हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, एक को हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, पुटिका प्रेरक हार्मोन कहते हैं, एक को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। पुटिका प्रेरक हार्मोन जो होती है ये आपके फॉलिकल को मैच्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉलिकल मैच्योर होता है इसके प्रभाव के कारण। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये मैच्योर फॉलिकल के रप्चर के लिए, मैच्योर फॉलिकल को तोड़ती है, तभी अंडाणु रिलीज होता है और वो ओविडक्ट तक, अंडवाहिनी तक पहुंचता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज कौन करता है, ये दोनों ही रिलीज होते हैं आपके एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, अग्रभाग से ये रिलीज होते हैं। कौन से, पिट्यूटरी के अग्रभाग से ये रिलीज होते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे आइए, एक और आपका अंग बनता है
oogenesis के दौरान, जो कि आपके दो विशेष प्रकार के हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। अब ज़रा से यहाँ पे देखिएगा, ये जो मेच्योर फॉलिकल्स हमारे हैं, ये मेच्योर फॉलिकल्स जो हैं आपके, ये आपके रिलीज करते हैं एस्ट्रोजेंस। क्या रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजेंस रिलीज करते हैं। जो मेच्योर फॉलिकल होते हैं, ये जो एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, ये क्या दिखाता है? एस्ट्रोजन जो होता है ये आपके जो एंडोमेट्रियम वाला पार्ट होता है गर्भाशय का, इसको थिक करने में मदद करता है। एंडोमेट्रियम के गर्भाशय के पार्ट को थिक करने में मदद करता है। क्यों थिक करने में मदद करता है? और क्या एंडोमेट्रियम का पार्ट हमेशा ही बना नहीं रहता है? मतलब एंडोमेट्रियम वॉल क्या टूट भी जाती है? तो हाँ, टूट जाती है। मेंस्ट्रुएशन का जब प्रोसेस आता है, यहाँ पे ज़रा सा ध्यान दो कि यहाँ पे दिन लिखा हुआ है, 1 से 28 दिन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 1 से 28 दिन लिखने का मतलब क्या है, क्यों दिखा रहा है? आपका जो ये 28वां दिन होता है, ये 28वें दिन क्या हो जाता है कि आपका जो अंडाणु होता है और एंडोमेट्रियम जो दीवार होती है, एंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है, ये क्या करती है? ये रिलीज हो जाते हैं, मतलब ये टूट जाते हैं 28वें दिन। और जब ये टूट जाते हैं तो ये वेजाइना के माध्यम से ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। और इसी दिन क्या शुरू होता है? आपका माहवारी का शुरुआत होती है, मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है। और मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो 4 से 5 दिनों के पीरियड तक चलता रहता है। डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, लेकिन ये जनरली 5 दिन के आसपास में या 1 हफ्ते के आसपास में होता है। मतलब जो ब्लीडिंग होती है फीमेल बॉडी से वो 1 हफ्ते तक होती है, और 1 हफ्ते के बाद वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो 1 हफ्ते के बाद जब ये बंद हो गया, मेंस्ट्रुएशन जब हो चुका, तो फर्स्ट डे से वापस से हम देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन के बाद का प्रोसेस कौन सा आएगा? मेंस्ट्रुएशन के बाद क्या कौन सा फेज़ आता है? तो मेंस्ट्रुएशन के बाद वाला जो फेज़ आता है उसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज़। इस प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होता है कि आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, ये अपने आप को दोबारा से बनाने लगती है। एंडोमेट्रियम की दीवार क्या करती है? दोबारा से अपने आप को बनाने लगती है। और साथ ही जो हमारा एग है वो भी क्या होता है? वो भी मैच्योर होने वाले प्रोसेस से गुजरता रहता है। ग्रोथ ऑफ न्यू एग, ग्रेजुअल थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, आपके कौन से वाले फेज़ में? प्रोलिफरेटिव वाले फेज़ में ये चीज़ होती है। अब जब हमारा एग जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? हमारा एग धीरे धीरे मैच्योर हो गया। तो ये देखो कौन से टाइम पर ये फेज चल रहा है? आपके 7वें 8वें दिन के आसपास में ये वापस से शुरू हो जाता है। ठीक है, 14th और 15th डे का जो टाइम होता है, उस टाइम पर हमारा एग जो होता है वो मैच्योर हो जाता है और ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाता है। मतलब अभी हमने देखा था कि ओव्यूलेशन हुआ। ठीक है, ओव्यूलेशन कब हो रहा है? जो मैच्योर फॉलिकल होती है वो क्या कर जाती है? रप्चर कर जाती है। रप्चर किस हार्मोन के प्रेजेंस में करती है? वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में वो कर जाती है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो लोअर होने लगता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम एक ग्राफ देखें तो जैसे जैसे आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ता है और वैसे ही आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो रेट होता है वो घटने लगता है। एक कम होता है तो दूसरा क्या होता है? बढ़ता है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में हम देख रहे हैं कि 15th डे पर क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि आपका जो अंडाणु है वो देखो, यहाँ ओवरी से अंडाणु रिलीज हो जाता है और रिलीज होकर के कहाँ पहुँचता है? फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। और इसी के साथ में क्या हो रहा है? हमारा जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो भी एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में एंड प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में क्या होती है? वो भी मोटी हो रही है। ठीक है, थिक हो गई है।
4 मिलीमीटर के आसपास में ये क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। एंड जो अभी एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, फॉलिकल्स ने क्या करा, एस्ट्रोजन को रिलीज किया, ठीक है। अब देखो प्रोजेस्टेरॉन को कौन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन जब आपका ये ओव्यूलेशन, ये आपके फॉलिकल्स जो हैं वो क्या हो गए, ये फट गए, तो यहाँ पर एक सेकेंड, फॉलिकल्स यहाँ से फट गए तो वो जो अंडाणु है वो रिलीज हो गया, और ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें क्या बना लेती हैं, ये दीवारें एक इस तरीके से कुछ एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, और ये रिलीज करता है क्या, आपका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही आपके मादा हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ये आपके द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास में और गर्भाशय की दीवार को थिकनेस उसको मोटा करने में, उसको मेंटेन करने में जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, अंडाणु कहाँ पहुँच गया, फैलोपियन ट्यूब में पहुँच गया है। अब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलकर के इस गर्भाशय की दीवार को तैयार कर रहे हैं। किस लिए तैयार कर रहे हैं कि भाई अभी यहाँ से क्या होगा, जो अंडाणु है ये इस टाइम पर इंतज़ार कर रहा है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में इंतज़ार कर रहा है, और धीरे 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 गर्भाशय की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ बढ़ेगा, और यहीं से आएगा आपका, यहीं से एंटर करेगा क्या, स्पर्म एंटर करेगा, इधर से ही स्पर्म एंटर करेगा, और ये स्पर्म इससे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट बन गया तो क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो रिलीज हो रहे हैं वो कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड रहेंगे, ताकि एंडोमेट्रियम की वॉल क्या हो, वो बनी रहे। क्यों बनी रहे, जब जाइगोट बन गया तो यहीं पर स्टार्ट हो जाएगा क्लीवेज, क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, विदलन स्टार्ट हो जाएगा, और ये अपनी संख्या को, कोशिका की संख्या को बढ़ाने लगेंगे, और एम्ब्रायो का जो फेज आता है वो इसी एंडोमेट्रियम की दीवार से जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब इसी गर्भाशय की दीवार से ये एंडोमेट्रियम की दीवार से जुड़ गया तो क्या काम करेगा, यानी कि एंडोमेट्रियम का काम होता है आपके डेवलपिंग, विकासशील एम्ब्रियो भ्रूण को पोषण प्रोवाइड कराना, उसको शेल्टर देना, पोषण प्रोवाइड कराना, ताकि जो भ्रूण है वो धीरे 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 एक बच्चे में विकसित हो जाए, और 9 महीने तक यहीं पर क्या होता है, बच्चा गर्भाशय में रहता है, ठीक है। सो एंडोमेट्रियम क्या काम करता है, एंडोमेट्रियम विकासशील जो भ्रूण है यानी कि बच्चे को पोषण प्रोवाइड कराने का काम करता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड कराता है, इसीलिए एंडोमेट्रियम की दीवार को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब ये बात तो हो गई कि अगर भाई फर्टिलाइजेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, देखो ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि यहाँ पर एंडोमेट्रियम की दीवार थिक हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम की दीवार जैसी थी वैसी ही बनी रहेगी, ठीक है, 9 महीने तक बनी रहेगी, डिलीवरी होगा, फिर वापस से अपना जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, देखो जो आपका अंडाणु है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्भाशय की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब गर्भाशय की तरफ ये बढ़ा तो क्या होगा, ये देखो फर्दर थिकनिंग ऑफ क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये प्रोसेस हमने देख लिया, जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वो अभी थिकनिंग के प्रोसेस में चल रहा है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 28वें दिन क्या होता है, जो हमारा ये अंडाणु है और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो रिलीज हो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस में। जब ये खुद कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है इसका मतलब है कि ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को रिलीज नहीं कर रहा है और उनकी मात्रा घट गई है। जब उनकी मात्रा घट जाती है तो जो एंडोमेट्रियम की दीवार है
ये धीरे 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 क्या होने लगती है, क्षीण होने लगती है, टूटने लगती है। और जो आपके फॉलिकल रप्चर्ड हुए थे उनका जो टूटा हुआ मलबा रहता है, अंडाणु रहता है, ये सभी एक साथ क्या होते हैं, ब्लड के फॉर्म में, टूटे फूटे टिश्यूज़ के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, माहवारी कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार क्या होता है, एग रिलीज़ हो जाता है, साथ में एंडोमेट्रियम की दीवार भी टिश्यू के फॉर्म में बाहर आ जाती है। अनफर्टिलाइज्ड एग रीचेस यूटरस, यूटरस के पास आती है एंड वेजाइना के थ्रू क्या हो जाती हैं, एंडोमेट्रियम की दीवार, बाकी चीज़ें बाद में बाहर निकल जाती हैं। ये आपका क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है। वापस से फिर से फर्स्ट दिन आपका ये प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। 14th-15th डे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। देन ये साइकिल क्या होता है, चलता रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन, इस टाइम पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो जो फीमेल है वो 9 महीने तक क्या होती है, प्रेग्नेंट रहती है। तब उस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, उस टाइम पर माहवारी नहीं आती है, उस टाइम पर ब्लीडिंग नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम पर जो एंडोमेट्रियम है वो बेबी को क्या करता है, नर्चर करता रहता है, पोषण देता रहता है। ठीक है, आई होप ये मैं आपको समझा पाई हूँ बेहतर तरीके से। चलिए एक फिगर से मैं आपको इस चीज़ को और बेहतर समझा देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये फिगर देखिए, वही जो फिगर पीछे था, इस फिगर को थोड़ा सा और क्लियर मैं एक बार दोबारा से समझा दे रही हूँ। देखिए, ये हैं आपके कौन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हॉर्मोन्स हैं। देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी हमें कम दिखाई दे रहा है, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या हो रहे हैं, आपके हाई पर हैं। क्यों हाई पर हैं, क्योंकि आपका जो ल्यूटियल फेज होता है, फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हाई रिलीज होगा, ज़्यादा रिलीज होगा। क्यों, क्योंकि आपके फॉलिकल्स को उसको मेच्योर करना है। अब फॉलिकल्स मेच्योर हो गए हैं, अंडाणु हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंडाणु क्या है, यहाँ पे फॉलिकल बिल्कुल मेच्योर है और अंडाणु परिपक्व हो रहा है। अब जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉलिकल्स बिल्कुल पूरे तरीके से अच्छे से मेच्योर हो चुके हैं, तब इसका जो लेवल है वो घटने लगेगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होंगे, हाई रिलीज होंगे, ज़्यादा रिलीज होंगे, जिससे ये रप्चर हो जाएगा, आपके वॉल्स जो हैं वो टूट जाएंगे और अंडाणु क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को, इस फेज़ को कहा जाता है ल्यूटियल फेज़ कहा जाता है। ये जो दीवार होती है, मतलब ये जो आपके फॉलिकल्स होते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका मेच्योर कॉर्पस ल्यूटियम है। और याद करो, कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज़ कर रहे हैं, आपका प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं। ज़्यादा अमाउंट में क्या रिलीज़ करता है, प्रोजेस्ट्रॉन, और एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है। ठीक है, अब अगर यहीं पर अगर क्या हो रहा है, जो ओवम है आपका, ये अगर स्पर्म से फर्टिलाइज कर लेगा तो जो आपका प्रोजेस्ट्रॉन है ये क्या करेगा, उस एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करेगा। यहाँ पर देखो, ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग क्या होगी, मेंटेन्ड रहेगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग टूट जाएगी और ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाएगी, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका रोल ख़त्म हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकैंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। ज़रा हार्मोन्स का लेवल आप एक बार देख लीजिए। देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन्स हाईएस्ट रिलीज़ हो रहे हैं, एंड आपका ये यूटेराइन साइकिल दिखा रहा है कि यहाँ पर ये टूट बिखर रहे हैं, देन वापस ये प्रोलिफरेटिव फेज में मेंटेन्ड होते हैं, देन वापस से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो दोबारा से ये क्या हो जाते हैं, टूटने उठने लगते हैं, रप्चर्ड होने लगते हैं 28th डे पर, एंड मेंस्ट्रुएशन होता है। देन वापस से ये फर्स्ट डे से, 0 से फर्स्ट डे से दोबारा से ये प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे आइए, देखो ये पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। उसके बाद एक और चीज़ मुझे आपको समझानी है। मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस हमने देख लिया कि प्यूबर्टी के टाइम पे किस तरीके से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ में एक और चीज़ आती है, हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। जिस दिन जब एक फीमेल बॉडी में फर्स्ट टाइम
मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस को हम कहते हैं मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है हिंदी में रजोदर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजोदर्शन कहा जाता है। जब पहली बार माहवारी होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उसको हम रजोदर्शन कहते हैं। और जब लास्ट दिन आता है, मतलब अंतिम बार जब माहवारी होती है, माहवारी के ख़त्म होने को, समाप्ति को हम क्या कहते हैं? समाप्ति को हम कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहा जाता है। और ये मेनोपॉज होता है एक फीमेल में 45 से 50 वर्ष की उम्र के आसपास में मेनोपॉज होता है। यानी कि ना तो फॉलिकल्स क्या होंगे? मैच्योर होंगे, ना ही ओव्यूलेशन होगा, ना ही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का हाई राइज होगा, और जिसकी वजह से क्या होता है? मेनोपॉज होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। ठीक है, रजोदर्शन या मेनार्क क्या होता है? जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम मेनार्क कहते हैं। मेनोपॉज को क्या कहा जाता है? मेनोपॉज कब होता है? जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मतलब एक फीमेल में परमानेंटली मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं। ये कब होता है? 45 से 50 वर्ष की उम्र में ये चीज़ होती है। ठीक है, मेनोपॉज के साथ साथ ही क्या होता है? जो आपके कौन से थे ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स थे, वो भी लूज़ होने लगते हैं, मतलब वो भी काम करना अपना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट जो होता है फीमेल में वो लूज़ होने लगता है। ठीक है, आगे आइए। देखिए जो प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज़ जो होता है, इसको अतिवृद्धि प्रावस्था कहते हैं। ये प्रोलिफरेटिव फेज़ कब स्टार्ट होता है? आपके मेंस्ट्रुएशन के बाद में, जो मतलब पहले दिन से मेंस्ट्रुएशन के बाद में कौन सा फेज़ आ जाता है? प्रोलिफरेटिव फेज़ आता है। इस प्रावस्था को एस्ट्रोजन प्रावस्था कहते हैं, तथा यह प्रावस्था ऋतुस्राव यानी माहवारी के बाद प्रारंभ होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय में पाई जाने वाली पुटिका कोशिकाओं, फॉलिकल सेल्स द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, इसके प्रभाव के कारण गर्भाशय की अंतःभित्ति एंडोमेट्रियम 2 से 3 मिलीमीटर क्या होती है? मोटी हो रही है। प्रोसेस को समझो कि एस्ट्रोजन के प्रभाव से क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम क्या हो रहा है? उसकी दीवार बन रही है। ठीक है, गर्भाशय की ग्रंथियों में वृद्धि होने लगती है और गर्भाशय की भित्ति में संकुचन शुरू हो जाता है, और जो आपका ये फैलोपियन ट्यूब की में सिलिया पाई जाती है, ये भी क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। ये सब क्यों एक्टिव हो रहे हैं? क्योंकि ओव्यूलेशन होगा, अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आएगा, और जैसे ही स्पर्म आएगा ये सभी फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, अनकंसीविंग के लिए, प्रेगनेंसी के लिए सारे जितने भी कारक जिम्मेदार होते हैं उन सबको मेंटेन करते हैं। ठीक है, यह प्रावस्था 6 से 14 वर्ष यानी प्यूबर्टी के टाइम के बीच पाई जाती है। ये सभी परिवर्तन शुक्राणुओं को अंडाणु के समीप पहुंचने में मदद करते हैं। सेकेंड क्या होता है आपका? अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेटरी फेज आपका होता है। ठीक है, इस प्रावस्था में ओव्यूलेशन पाया जाता है, अंडोत्सर्ग होता है। इस प्रावस्था के प्रारंभ में एस्ट्रोजन हार्मोन के श्रावण के बढ़ने से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का श्रावण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा सेक्रीट होते हैं, एंड एफएसएच का श्रावण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब धीरे धीरे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के श्रावण की मात्रा बढ़ने लगती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण आगे देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, उसके प्रभाव से क्या होता है? परिपक्व ग्राफियन पुटिका, जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल होती है वो क्या हो जाती है? फट जाती है। देखो, रप्चर हो जाती है, और अंडाशय से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। इस अवधि में मादा शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, कुछ चेंजेस आते हैं, श्लेष्मा की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे फीमेल में सेक्स करने की जो इच्छा होती है वो बढ़ती है। मुक्त हुई द्वितीयक अंडक कोशिका गर्भाशयी नाल में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में जा रही है। अंडोत्सर्ग 2 आर्तव कालों के मध्य कौन से दिन शुरू होता है? ये ओव्यूलेशन का फेज। ये देखा गया कि ओव्यूलेशन जो है वो 14वें 15वें दिन शुरू हो रहा है। फटी हुई ग्राफियन पुट्टिका की कोशिकाएं और रक्त का थक्का जो होता है क्या बनता है?
कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है और ये क्या रिलीज करता है, आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, अब आता है कौन सा फेज आपका आता है, सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज जिसको हम कहते हैं, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का रिलीज हो रहा है। ये क्या काम करेंगे, ये आपके एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करेंगे ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, मतलब फर्टिलाइजेशन हो तो प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। ग्राफियन पुटिका अंडाणु के मुक्त होने के बाद एक पीले रंग की संरचना बनाती है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव के कारण कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन नामक हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा गर्भाशय की दीवार गर्भधारण के योग्य बनती है। इस प्रावस्था को पूर्व रजोधर्म प्रावस्था प्रोजेस्टेशनल फेज कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय के अंतःस्तर की मोटाई लगभग 5 मिलीमीटर तक बढ़ जाती है। अब गर्भाशय सगर्भता, प्रेगनेंसी एवं इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाता है। यदि गर्भाशय सगर्भ मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। यदि ओवम निषेचित हो जाता है तो वह गर्भाशय की भित्ति में रोपित हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहती है। इसके फलस्वरूप प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता रहता है। इस स्टेज को हम जेस्टेशन कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। कब, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का रिलीज जो होता है वो कम हो जाता है, एंडोमेट्रियम की दीवार टूट जाती है और मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, आगे आइए, देखो मेंस्ट्रुएशन वाला फेज अब आएगा, वही जो मैंने आपको बताया। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता, कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस नामक छत चिन्ह में बदल जाता है, जिसके कारण प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण नहीं होता। इन हार्मोन्स के अभाव के कारण गर्भाशय एवं फैलोपियन नलिका का अंतःस्तर टूट जाता है। रुधिर स्राव के साथ साथ ऊतक के टुकड़े योनि के रास्ते से बाहर निकलते हैं। अतः इस रुधिर स्राव को ऋतुस्राव या माहवारी मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यह प्रावस्था 28वें दिन प्रारंभ होकर लगभग 4 से 5 दिनों तक चलती रहती है। माहवारी के समय लगभग 35 ml रुधिर एवं 35 ml सीरस फ्लूइड जो होता है वो रिलीज होता है। ये आपके सीरस फ्लूइड कौन से होते हैं, जो फॉलिकल्स के रप्चर्ड वॉल वगैरह होते हैं वो होते हैं आपके सीरस फ्लूइड। अब आते हैं कि अंडाणु की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। ठीक है, जो फीमेल बॉडी में अंडाणु बनता है वो कैसा होता है। जो अंडाणु होता है वो उसके सेंटर में होता है केंद्रक, और ये कवर्ड रहता है कोशिका द्रव्य से, साइटोप्लाज्म से कवर्ड रहता है। ठीक है, इसके बाहर की तरफ एक लेयर होती है, अंडाणु के बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है, लेयर होती है। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, पीतकी कला कहते हैं। पीतकी कला के बाहर की तरफ भी एक और लेयर पाई जाती है। क्या होती है, पीतकी कला के बाहर की तरफ भी एक और लेयर पाई जाती है। इस लेयर को हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। और जोना पेल्यूसिडा की तरफ एक ऐसे आपके अरिय लाइक मतलब ऐसे निकले से सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स को कहा जाता है कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक्रोसोम जो आपने देखा था स्पर्म का, जो इस तरीके वाला जो ये टोपी जैसी संरचना होती है थोड़ी सी, और ये ऐसे, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से स्पर्म होता है ना, एक मिनट, कुछ इस तरीके से। तो ये जो पार्ट होता है स्पर्म का, जो एक्रोसोम वाला पार्ट होता है, इस एक्रोसोम में एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, नॉट हार्मोन, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है। वो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम इसी कोरोना रेडिएटा को सबसे पहले तोड़ता है और एंटर करता है ये जोना पेल्यूसिडा में। जोना पेल्यूसिडा में एक और एंजाइम की मदद से जो स्पर्म होता है जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करता है, एक्रोसिन की मदद से इसको ब्रेक करता है और वो एंटर कर जाता है साइटोप्लाज्म में।
जब साइटोप्लाज्म में ये इसके विट्रिलाइन मेम्ब्रेन को ब्रेक करके एंटर कर जाता है तो स्पर्म का न्यूक्लियस, स्पर्म का जो केंद्रक होता है वो अंडाणु के केंद्रक से क्या करता है, निषेचन कर लेता है और क्या हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि जब निषेचन होता है तो केवल एक ही स्पर्म जो होता है वो अंडाणु से निषेचन करता है, क्योंकि लाखों की संख्या में स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल ऑर्गन में एंटर करते हैं और सभी दौड़ते हैं अंडाणु की तरफ। किधर दौड़ते हैं, अंडाणु की तरफ दौड़ते हैं। और ये जो भी सबसे पहले, जो स्पर्म सबसे पहले अंडाणु तक पहुंचता है और इस कोरोना रेडिएटा के वॉल को तोड़ता है, बस वही सिर्फ इससे क्या करता है, फर्टिलाइजेशन कर पाता है। जो सबसे पहले यहाँ तक पहुँचा, इस वॉल को तोड़ा, बाकी स्पर्म के लिए तो फिर क्या करता है, ये कोरोना रेडिएटा एंड ज़ोना पैलिसिडा एक वॉल बना लेती है ताकि दूसरे स्पर्म्स जो आ रहे हैं वो फर्टिलाइजेशन ना कर पाएँ। ठीक है, और केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करे और सिंगल बेबी का जन्म हो। मोस्टली जनरली ह्यूमंस में एक बार में एक ही बेबी की डिलीवरी होती है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 2 बेबीज़ की डिलीवरी, ट्विंस पैदा होते हैं या कई बार 3 बच्चे पैदा होते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। आगे आइए, जो मैंने आपको निषेचन के बारे में पढ़ाया, एक सेकेंड, ये देखो मेनोपॉज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी। मेनोपॉज क्या होता है, 40-45 की उम्र में फीमेल में मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। उस फेज़ को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कब हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन में अंडाणु जो है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच रही है। ठीक है, यहाँ पर अंडाणु हमारा कहीं दिखाई दे रहा है इस स्ट्रक्चर में। आइए चलिए इमेजिन करते हैं कि जो अंडाणु है, ये देखो, ये oocyte दिख रहा है यहाँ पर। ये oocyte क्या करेगा, ये यहाँ पर आपके फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर पहुँचेगा। जब यहाँ पर पहुँच रहा है तो देखो वाइट कलर से, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करो, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है वजाइना। ठीक है, वजाइना एंट्रेंस है। ये क्या करता है, यहीं से आपका स्पर्म एंटर करता है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जिसकी हेल्प से ये रिलीज़ होते हैं, इजाकुलेशन होता है। और इजाकुलेशन में क्या होते हैं, आपके सीमेन रिलीज़ होते हैं और सीमेन में क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। देखो बहुत सारे स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं। सर्विक्स से ये यूट्रस में, यूट्रस से ये फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ढेर सारे स्पर्म्स आ रहे हैं। ये स्पर्म्स किसके लिए आ रहे हैं, यहाँ पर जो मौजूद है आपका सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, ये चल करके इधर आएगा, आपके एम्पुला वाले फेज़ में आएगा। अब एम्पुला वाले फेज़ में आया तो क्या हुआ, अभी मैंने आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस समझाया कि जो ये आपका एग जो होता है, एग का कौन सा वाला लेयर, कोरोना रेडिएटर के लेयर को ब्रेक करेगा हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, उसको ब्रेक करके ज़ोना पैलिसिडा में एंटर करेगा। ज़ोना पैलिसिडा के वॉल को ब्रेक करता है कौन, एक्रोसिन जो होता है वो उसको ब्रेक करता है। एंड विटेलाइन को ब्रेक करके फिर क्या करता है, इसके न्यूक्लियस तक पहुंचता है। और इसका न्यूक्लियस जो होता है, इसका हेड ही सिर्फ इसका हेड ही एंटर करेगा, पूंछ इसकी अलग हो जाएगी। इसका जो हेड होता है ये इसके न्यूक्लियस तक पहुंचता है, मतलब इसका जो केंद्रक होता है स्पर्म का एंड एग का जो केंद्रक होता है, ये दोनों साथ में क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ये होता है आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए ज़रा सा कुछ फीचर्स में दिखा दे रही हूँ आपको। इस पिक्चर में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको, जो बाकी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स एंड कॉर्पस एल्बिकेंस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, यूट्रस का सबसे आउटर जो लेयर होता है पेरीमेट्रियम होता है। ये आपका इसका ओविडक्ट का इस्थमस वाला पार्ट है। बीच का हिस्सा ये क्या है, एम्पुला वाला हिस्सा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का जो ये होता है, देखो ये इनफंडिबुलम वाला एरिया है एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, एम्पुला एंड आपके इस्थमस वाले पार्ट में
फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर इस ओवरी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, बस मैं एक बार से रीड करूँगी। देखो, कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है? जब आपका फॉलिकल्स रप्चर कर जाता है, ठीक है। एंड ओव्यूलेशन हुआ, देखो ओव्यूलेशन हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है और यही क्या बनाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। ये जो रिलीज हुआ ये क्या है? ओव्यूलेटेड oocyte है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्लू, ग्रीन और बाकी ये कुछ कुछ आपके फॉलिकल्स दिखाए गए हैं। प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है एंड मेच्योर फॉलिकल है। मेच्योर फॉलिकल ही ब्रेक करती है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है एंड oocyte क्या होता है? रिलीज हो जाता है। आगे आइए, देखिए ये जो है आपके ये सभी स्पर्म सेल्स हैं, ये वेजाइना से यूट्रस के माध्यम से कहाँ जाते हैं? ओविडक्ट में जाते हैं, ठीक है। बीच का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम ही कॉन्ट्रैक्शन करता है, संकुचन करता है, जिससे डिलीवरी के टाइम पर यूट्रस में क्या होता है? जगह बनता है, सर्विक्स में जगह बनता है और बेबी क्या होता है? बाहर आता है, ठीक है। आपकी यूट्राइन कैविटी है और ये लेयर क्या है? ये एंडोमेट्रियम का लेयर है। इसी लेयर में जब जो ये आपका फर्टिलाइज्ड हो गया, जब ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है तब ये कहाँ पर आएगा? फिर ये धीरे धीरे यहाँ पर क्या करेगा? ये यहीं से क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है एंड क्लीवेज स्टार्ट हो करके ये एक 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम मोरुला कहते हैं। और फिर मोरुला के बाद में दोबारा से ये इनमें क्लीवेज होता रहता है और ये धीरे धीरे यूट्रस की तरफ बढ़ते रहते हैं। एंड यूट्रस की तरफ जब बढ़ते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट वाला जो फेज होता है क्लीवेज का, उस टाइम पर ये आपके एंडोमेट्रियम की दीवार से जुड़ जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए एंडोमेट्रियम की दीवार मेंटेन्ड होना ज़रूरी होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है? मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। देखो ये ओवेरियन लिगामेंट है जिसकी मदद से ओवरी जो होती है ये फैलोपियन ट्यूब से एंड यूट्रस से क्या होती है? जुड़ी रहती है। यूटेराइन ट्यूब है आपका ये, ठीक है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फंडस ऑफ यूट्रस है, यूट्रस का ये फंडस वाला पार्ट है, ठीक है। एंड सर्विक्स मैं बता ही चुकी हूँ। वेजाइनल रग एंड वेजाइना के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फिम्बरी के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि फिम्बरी जो होती है वो कंट्रैक्ट करती रहती है एंड यही रिसीव करती है आपके एग को रिसीव करते हैं फैलोपियन ट्यूब से, फिर वापस से यूट्रस तक पहुँचाती है। सो आई होप ये पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है मैंने एंड आपको भी क्लियर हो गया होगा इस पिक्चर के बारे में। फर्टिलाइजेशन के बारे में भी मैं समझा चुकी हूँ। देखो एक और चीज़ कि जब स्पर्म जो होता है, स्पर्म कहाँ पहुँच रहा है? आपके फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म पहुँच गया, ठीक है। किससे? एग से फर्टिलाइज्ड करने के लिए स्पर्म भी अपने आप को तैयार करता है। स्पर्म में हमने देखा था कि स्पर्म का जो हेड वाला एरिया होता है, हेड के ऊपर का एरिया होता है जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। एक्रोसोम को ऊपर की जो लेयर होती है एक्रोसोम उसको भी हटाता है, मतलब स्पर्म उसको भी हटाता है ताकि क्या हो सके? ये एग से फर्टिलाइज्ड कर सके। तो जो एग स्पर्म है अपने आप को जो तैयार करता है उस प्रोसेस को हम कैपिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिसिएशन। देखो क्या लिखा है, अंडवाहिनी में निषेचन स्थल की ओर बढ़ने वाले शुक्राणुओं में होने वाले कार्य की परिवर्तन को, फिजियोलॉजिकल मेच्योरेशन को क्या कहा जाता है? कैपिसिएशन कहा जाता है, ठीक है। शुक्राणु द्वारा अंड के भेदन से पहले उनका कैपिसिएशन अनिवार्य होता है। जो चेंजेस हैं, जो एंजाइम्स है, अगर वो प्रिपेयर नहीं होंगे तो वो कोरोना रेडिएटा एंड बाकी लेयर्स को तोड़ नहीं पाएंगे, भेद नहीं पाएंगे और वो एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अन्यथा शुक्राणु अंड को भेदने में समर्थ नहीं हो पाएगा, ठीक, क्लियर। कैपिसिएशन क्या होता है? एंड अभी जो मैंने फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस समझा दिया है, अब मैं सिर्फ इसको रीड कर दूंगी, ठीक है। देखिए, शुक्राणु द्वारा अंड कोशिका का भेदन कैसे हो रहा है? निषेचन से पहले की अवस्था में अंडाणु या अंड कोशिका सेकेंडरी oocyte को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। मतलब सीधी सी बात है कि सेकेंडरी oocyte, अभी जो हमारा एग सेल है वो अभी क्या है? सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। जब शुक्राणु अंड कोशिका के पास पहुंचता है तब शुक्राणु का अंड पिंडक या एक्रोसोम, हिंदी में बड़ा टफ नाम होता है, एक्रोसोम कुछ लयनकारी पदार्थों का श्रावण करता है,
जो कैपेसिएशन की प्रक्रिया होती है, इस पदार्थ को स्पर्म लाइसीन कहते हैं। इनमें उपस्थित एंजाइम हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम जो होता है, ये अंडाणु के चारों ओर उपस्थित कोरोना रेडिएटा की ग्रैन्युलोसा सेल्स को क्या कर देता है, हटा देता है, तोड़ देता है उस लेयर को। एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी इस कार्य में हेल्प करता है। स्पर्म लाइसीन का एक अन्य घटक होता है एक्रोसीन, ठीक है। ये क्या करेगा, जोना पैलिसिडा को तोड़ने का ये काम करता है। एक कोरोना रेडिएटा टूट गया, जोना पैलिसिडा भी टूट गया, ठीक है। अब ये कहाँ पे एंटर करेंगे, साइटोप्लाज्म में एंटर करेंगे, ठीक। सो निषेचन के समय शुक्राणु का शीर्ष अंड कोशिका में केवल केंद्रक को मुक्त कर देता है। अभी बताया था कि केवल आपका जो डीएनए होता है वो क्या करेगा, वही रिलीज होगा। शुक्राणु के अन्य भाग बाहर ही रहते हैं। जैसे ही शुक्राणु का शीर्ष अंड कोशिका के संपर्क में आता है, यह अंड कोशिका की जोना पैलिसिडा में कुछ चेंजेस कर देता है ताकि जो बाकी स्पर्म्स हैं वो फर्टिलाइजेशन ना कर सकें। अदरवाइज बहुत सारे जाइगोट बनेंगे और बहुत सारे बच्चे बनेंगे, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस परिवर्तन को कॉर्टिकल प्रतिक्रिया, कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। कॉर्टिकल प्रतिक्रिया के कारण अंड में अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश रुक जाता है। वास्तव में इस प्रतिक्रिया को जोना पैलिसिडा या अन्य शुक्राणुओं के अपारगम एवं मोटी परत के रूप में कार्य करती है, ताकि जो लेयर बनती है, ये लेयर क्या करती है, अपनी दीवार को बंद कर लेगी ताकि दूसरे स्पर्म्स साइटोप्लाज्म, एक के साइटोप्लाज्म में एंटर ना कर पाएँ और फर्टिलाइजेशन दूसरे स्पर्म्स ना कर पाएँ, ठीक। इसके परिणाम स्वरूप केवल एक ही शुक्राणु अंड में प्रवेश करता है और पॉलीस्पर्मी पर रोक लगाता है। दूसरे शब्दों में कॉर्टिकल प्रतिक्रिया पॉलीस्पर्मी को रोकने की एक तकनीक है, जिसके फलस्वरूप जोना पैलिसिडा निषेचन झिल्ली में चेंज लाता है एंड शुक्राणु इस झिल्ली को, दूसरे शुक्राणु जो होते हैं इस झिल्ली को भेदने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो शुक्राणु सबसे पहले एग तक पहुंचता है और एग के कोरोना रेडिएटा को ब्रेक कर देता है, बस वही शुक्राणु अंडाणु से क्या करेगा, निषेचन करेगा। बाकी स्पर्म्स के लिए वो रास्ता दोबारा से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा एंड बाकी स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या है, शुक्राणु के केंद्रक एवं अंड कोशिका के केंद्रक का संलयन, फर्टिलाइजेशन। देखो, अंड अर्थात द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocyte में नर केंद्रक का प्रवेश होता है और साथ ही क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। oogenesis पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte में दोबारा से क्या होगा, मेयोसिस 2 होगा, ठीक है। द्वितीयक प्रक्रिया होती है और उसको ये क्या करता है, प्रेरित करता है। द्वितीयक अंडक में हुए इस विभाजन से एक अगुणित डिम्बाणु या oocyte बनता है एवं जो आपका सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, ये बनती है, ठीक है। एक oocyte बना, एक सेकेंड पोलर बॉडी, ये डीजेनरेट हो जाता है। oocyte ही वास्तविक मादा युग्मक की तरह कार्य करता है। oocyte तथा नर केंद्रक की केंद्रक कलाएँ अपघटित होकर दोनों घटकों का संलयन करती हैं, जिससे क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। सो निषेचन की प्रक्रिया किस तरीके से हो रही है, ये बात समझ में आ गई। ये मैंने रीड कर दिया ताकि और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। अब आते हैं थोड़ा सा एक सामाजिक मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि जनरली हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि हम फीमेल को, मतलब औरतों को ब्लेम करते हैं कि लड़का क्यों पैदा किया, लड़की क्यों पैदा करी, है ना। ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो अब आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसको थोड़ा सा समझिए कि भाई ये गलत है। और जो भी आपके सामने अगर एक औरत को ब्लेम करे कि ये कर दो वो कर दो, क्योंकि वो खुद बच्चा नहीं बना सकती है, लड़का या लड़की, ये साइंटिफिक प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना मेल कुछ कर सकता है ना ही फीमेल कुछ कर सकती है, ठीक है। तो कहा जाता है भगवान भरोसे, आप भी उन लोगों को समझाइए कि भाई ये भगवान भरोसे काम है, हमारे बस की बात नहीं है, ठीक, ताकि महिलाओं का शोषण थोड़ा सा कम हो सके। मानव में लिंग निर्धारण जो होता है, जब ये बात आगे आई और हमें और जानकारी मिली, क्रोमोसोम्स के बारे में जानकारी मिली, और हमने जब ये जाना कि नर और मादा में
अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके लिंग को निर्धारित करते हैं, लड़की होगी या फिर लड़का होगा, मतलब कोई लड़का बन रहा है तो कैसे बन रहा है, लड़की बन रही है तो कैसे बन रही है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोमोसोम्स की बेसिक जानकारी मैं देती हूँ कि गुणसूत्र जो होते हैं ये हमारे केंद्रक में उपस्थित होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं? केंद्रक में उपस्थित होते हैं। और यही गुणसूत्र क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं डीएनए, जो एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आपके कैरेक्टर्स को, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है। ठीक है, सो मनुष्य में जो गुणसूत्र होता है वो 46 होता है नंबर में, मतलब संख्या में कितने होते हैं? 46 होते हैं। जोड़े में ये 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। अब आगे आओ, जो 22 जोड़े होते हैं, टोटल 22 जोड़े जो गुणसूत्र हैं ये तो एक जैसे होते हैं और इनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स कहा जाता है। जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा, ये थोड़ा सा अलग होता है, इनको कहा जाता है हेट्रोसोम्स। क्या कहा जाता है? हेट्रोसोम्स कहा जाता है। क्यों हेट्रोसोम्स कहा जाता है? क्योंकि ये थोड़े भिन्न होते हैं और ये 23वां जोड़ा ही लिंग निर्धारण में मदद करता है। अभी आपने देखा कि शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक ही निषेचन करते हैं और केंद्रक में क्या है? गुणसूत्र है। गुणसूत्र क्या कंटेन करता है? डीएनए कंटेन करता है जो कि कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो जो मेल होता है, मेल में 23वां जोड़ा जो होता है वो XY होता है। ऐसा देखा गया कि मेल में, मतलब नर में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र के एक जोड़ा पाया जाता है। और फीमेल में 23 के 23 जोड़े सेम होते हैं। फीमेल में 23 के 23 जोड़े सेम होते हैं और जो 23वां लिंग गुणसूत्र होता है, 23वां जो लिंग गुणसूत्र है वो भी सेम ही होता है, XX ही होता है। ठीक है, XX होता है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जब आप निषेचन को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से गर्ल बेबी और बॉय बेबी बनते हैं। ठीक है, देखिए ये XY गुणसूत्र मेल में, XX गुणसूत्र फीमेल में। अब हमने समझ लिया है कि स्पर्म बन जाता है और क्या बन जाता है? ओवम बन जाता है। ये है शुक्राणु और ये है अंडाणु। अब जरा सा बताओ कि शुक्राणु और अंडाणु क्या हैं? द्विगुणित हैं या अगुणित हैं? तो ये क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। मतलब कि इनमें क्रोमोसोम्स हाफ हैं, अभी आधे हैं। टोटल 46 होते हैं तो स्पर्म में 23 गुणसूत्र है, 23 गुणसूत्र है संख्या में। मादा में भी 23 गुणसूत्र होती है संख्या में, यानी अभी ये आधे आधे हैं। इसीलिए जब स्पर्म जो है वो एग से फर्टिलाइज करता है और जो जाइगोट बनाता है, इसमें टोटल 46 गुणसूत्र आ जाते हैं। 23 आ जाता है नर से, 23 आ जाता है मादा से। मतलब मम्मी का कैरेक्टर, पापा का कैरेक्टर मिक्स हो जाता है और एक नए कैरेक्टर वाला जो बेबी होता है वो बनता है। ठीक है, अब आइए, सपोज कि जो आपका मेल के पास क्या है? XY गुणसूत्र होता है। सो अगर दो कंडीशंस बनते हैं, अगर मेल का X गुणसूत्र फीमेल के X गुणसूत्र से फर्टिलाइजेशन किया तो क्या बनेगा? X और X बनेगा। 23 यहाँ पे, 23 यहाँ पर, कितना बन गया? 46 गुणसूत्र बन गए जो कि जाइगोट होता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल में केवल XX होता है इसीलिए यहाँ पर X से दिखाया गया है। मेल में दो टाइप के स्पर्म्स बन सकते हैं, X गुणसूत्र वाला स्पर्म बन सकता है, Y गुणसूत्र वाला स्पर्म बन सकता है। और फर्स्ट कंडीशन क्या दिख रही है कि अगर X गुणसूत्र वाला जो स्पर्म है वो X गुणसूत्र के एग से क्या करती है? फर्टिलाइजेशन करती है, तो क्या बनाएगी? XX क्रोमोसोम वाला जाइगोट बनेगा। XX गुणसूत्र किस में होता है? मादा में होता है, फीमेल में होता है, तो क्या बनेगा? फीमेल गर्ल बेबी बनेगी। अब अगर जो एग है ये Y गुणसूत्र वाले स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या बनाएगा? XY गुणसूत्र वाला जाइगोट बनाएगा। और XY गुणसूत्र किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है, तो क्या बनेगा? बॉय बेबी बनेगा। क्लियर? अब यहाँ से क्या पता चला हमें कि अल्टीमेटली मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं
लड़का और लड़की के लिंग निर्धारण के लिए फीमेल का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। और अगर और बेहतर तरीके से कहा जाए तो क्योंकि मेल भी नहीं जानता है कि कौन सा गुणसूत्र स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन करेगा, तो दोनों का कोई हाथ नहीं होता, ठीक है। सो एक एजुकेशन के लिए और अवेयरनेस के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, और एक्सप्लॉयटेशन जो शोषण होता है उसको रोकने का काम भी आपका है। साइंस के साथ साथ में थोड़ा सा सोशल नॉलेज भी ज़रूरी होता है। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, चलिए ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। और मुझे उम्मीद है जितना मैंने समझाया आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का क्लास ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।